हेलो एवरीबॉडी। जो अपनी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज पेपर नंबर 809। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमेशा की तरह मैं आज फिर बोल रहा हूँ, आपको बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और डेफिनेटली यही क्वेश्चंस आगे एग्जाम्स में आपको रिपीटेड भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भाई। शुरू करते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 76। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। हमें रेक्टिफाई करना है, सही करना है। द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है किसका, जो भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द मिलेगा उसको, है ना। तो इसमें देखो अंडरलाइन शब्द तो कर तो नहीं रखा बच्चा, पर यहाँ पर मिथिकल दे रखा है, यहाँ पर मिथिकल दे रखा है, यहाँ पे मिथिकल दे रखा है और यहाँ पर भी मिथिकल दे रखा है। तो इसका मतलब इसी का स्पेलिंग सही करना है हमें, है ना। हालांकि इसको अंडरलाइन किया होना चाहिए था, पर चलो। अच्छा, अब आपको एक बात का पक्का पता है, ये शब्द क्या होता है, मिथ। शब्द क्या होता है, मिथ। और आपको पता है इसमें क्या लगा दो, इक्वल लगा दो। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक है, ठीक है ना, या जैसे मैजिक है ना। तो अब इसमें ICL लगाते हैं ना अपने, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देख लो, शब्द क्या है, मिथ, और इसमें अपने को जोड़ना है इक्वल, है ना। तो बेटा कौन सा शब्द बन जाएगा, मिथिकल। ये रहा मिथिकल लिखा हुआ, है ना। तो ये मिथ हो जाएगा और इसमें इक्वल जोड़ दो, तो ये अपना हो जाएगा मिथिकल, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर अपना 77 देखते हैं भाई। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बच्चा हमें इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म बनाना है ना। तो वॉइस वाले सवाल है, उसमें आपको एक बात क्लियर पता चल चुकी है कि जब भी कोई वॉइस वाला क्वेश्चन आए तो हमें वर्ब देखना है, इसके अलावा और कोई शब्द देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले वर्ब देख लो, विल बी फिक्स्ड, है ना। तो जब हम इसको एक्टिव में लेके जाएंगे तो मोडाल तो रहेगा, लेकिन बी हट जाएगा, और जब बी हटेगा तो मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी पड़ेगी, हमें फर्स्ट लगानी पड़ेगी, है ना। अगर मोडाल्स के साथ अगर मोडाल्स के साथ पहली फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर मोडाल्स के साथ अपन क्या लगा दें, बी लगा दें, और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, तो पैसिव बन जाएगा, है ना। तो इसमें देखो विल और साथ में पहली फॉर्म, तो देखो इसमें विल दे रखा हो, जिसमें विल दे रखा हो और साथ में पहली फॉर्म दे रखी हो, है ना। तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है बेटा, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। और इसमें देखो विल नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। और इसमें आर दे रखा है, तो बेटा यही हो जाएगा, ये रहा मोडाल और ये रही मेन वर्ब की पहली फॉर्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन। जो भी हमें ब्लैंक दे रखा है इसको हमें फिल करना है, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको फिल करना है। तो इट इज इजियर, आसान है, टू मेक ए प्रॉमिस, वादा करना, बजाय किसके, बजाय प्रॉमिस को। इसने बोला है वादा करना आसान है, किसकी बजाय, वादे को मेंटेन करने की बजाय, फॉलो करने की बजाय, जस्टिफाई करने की बजाय, कीप करने की बजाय। प्रोमिस के लिए बेटा 3 शब्द होता है, कीप है प्रोमिस, ठीक है, मेक है प्रोमिस, ठीक है, और ब्रेक है प्रोमिस, ठीक है। मेक है प्रॉमिस, वादा करना, कीप है प्रॉमिस, वादे को निभाना, और ब्रेक है प्रॉमिस का मतलब वादे को तोड़ना। तो बेटा सीधी सी बात है, क्या आ जाएगा, कीप आ जाएगा इसमें। कि वादा करना आसान है लेकिन उसको मेंटेन, उसको सस्टेन करना, उसको बना के रखना, उस वादे को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो कीप ए प्रॉमिस हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है भाई। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains a grammatical error. बेटा ये तो एरर वाला क्वेश्चन हो गया है ना। तो he was paid handsomely for his ability to handle the crowd skillful. अच्छा एक बात देखो, ये सेंटेंस का अंतिम शब्द है ना। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव की नहीं, हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है। हाँ कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में भी एडजेक्टिव आ सकता, एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन तब उसके पहले क्या होना जरूरी है, बी होना जरूरी है। बी से मेरा मतलब है इज, आर, एम, वोज और वर। इनमें से बेटा कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अगर, और वो ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में होना चाहिए। जैसे हेनरी इज ऑनेस्ट, तो सेंटेंस के लास्ट में भी एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन पहले इनमें से कोई भी एक शब्द है वो मेन वर्ब के रूप में होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अपने पास तो देखो मेन वर्ब यहाँ पर और आ रखी है, ये देखो वोज पेड भी आ रखी है।
तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है। तो बेटा एडवर्ब क्या बन जाएगा, स्किलफुल का एडवर्ब क्या बन जाएगा, स्किलफुली होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्किलफुली होना चाहिए था। तो कौन सा पार्ट गलत है भाई इसमें, देखो स्किलफुल वाला ये वाला पार्ट इसका गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर स्किलफुली होना चाहिए था, स्किलफुली होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80 में बेटा अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, है ना। हमें जो सेंटेंस दे रखा है वो एक्टिव में दे रखा है। एक्टिव में क्यों दे रखा है, ये देखो मोडाल दे रखा और मोडाल के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है। तो बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा, मोडाल प्लस बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे तो पैसिव हो जाएगा। तो इसमें देखो कहां पर ऐसा दिया हुआ, कुड वाला तो गलत हो गया बेटा, जो विल दे रखा है तो हम कुड क्यों बनाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा विल के बाद में देखो बी भी दे रखा है और प्रेजेंटेड भी दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा और वर्ब के बाद में क्या दे रखा है, द पेपर, तो इसने पेपर को पहले ला रखा है और ये काम किया किसके द्वारा जा रहा है, सी के द्वारा, तो बाई हर है, इसको ये देखो बाद में ले गया, बाई हर को बाद में ले गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें गलत क्यों है बेटा, विल का वुड क्यों बनाएंगे भाई, एक्टिव इसमें विल का वुड थोड़ी ना बनता है। हाँ अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस होता तो विल का वुड बना सकते थे, ठीक है ना। अच्छा फिर इसने देखो कैन बना रखा है, कैन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जब विल दे रखा है तो हम कैन क्यों बनाएंगे भाई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। बेटा अपने पास शब्द क्या दे रखा है, ए परफेक्शनिस्ट, और हमें इसकी जगह पर एक शब्द इन चारों में से चुनना है ना। तो परफेक्शनिस्ट आदमी कौन होता है, जिसको हर काम में मतलब गड़बड़ी हो तो चल जाएगा, परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए तो उसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। तो मेटिकुलस बेटा वही होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स पर गौर करने वाला आदमी, छोटी से छोटी डिटेल्स है उस पर भी ध्यान करेगा वो आदमी, माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स पर भी गौर करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी कौन होता है, मेटिकुलस होता है, ठीक है। ओमनी साइंस, ओमनी का मतलब हो गया ऑल, साई का मतलब होता है नो, अगर कहीं पर एस सी आई लिखा हो ना, एस सी आई लिखा हो इसका मतलब होता है नो, जानना। तो ओमनी साइंट बंदा कौन हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है, ठीक है ना। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, जो जिंदगी का डार्क साइड ज्यादा देखता है या ब्राइट साइड, ब्राइट साइड देखता है, आशावादी आदमी हो जाएगा, ठीक है ना, आशावादी आदमी हो जाएगा। और ये चीजों का डार्क साइड देखेगा या ब्राइट साइड, ब्राइट साइड देखेगा, ठीक है ना। एमबी का मतलब होता है दोनों, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, यानी जो अपने राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को कैसे यूज कर सकता है राइट हैंड की तरह, तो वो एमबी डेक्स्ट्रस आदमी होता है। और एमबी का मतलब ही क्या होता है, दोनों, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, ठीक है ना। तो अपना उत्तर क्या बन जाएगा बेटा इसमें, मेटिकुलस बन जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा क्या है भाई इसने, सेंटेंस जो पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, है ना, जंबल्ड ऑर्डर में दे रखा है। तो बेटा ये तो पैरा जंबल हो गया है ना, ये देखो ए बी सी और डी पैरा जंबल दे रखा है ना, तो हमें इनको सही सीक्वेंस में जमाना है। तो इसमें दे रखा है एज सर्टेन नेम विल infuse one's life with new meaning, at some point an aimless person's goals can be shattered, इसके बाद में in life it is critical to have a workable objective, और a man who is aimless। तो अब इसमें देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है a man who is aimless, क्या ले रखा है यहाँ पे, a man एक आदमी who is aimless, ठीक है ना। अब यहां पर क्या दे रखा है, an aimless person, यहां पर क्या दे रखा है, an aimless person, ठीक है ना। तो डी सबसे पहले जाएगा और डी के बाद में कौन सा चला जाएगा, बी चला जाएगा। तो डी के बाद में बेटा कौन सा पार्ट जाएगा, बी जाएगा। और डी के बाद में बी वाला ऑप्शन देख लो कहां पर है, ये डी के बाद बी वाला ऑप्शन ये एक ही है, और डी के बाद कोई बी कहीं पर है ही नहीं, चारों ऑप्शन में नहीं है, डी शुरुआत में है ही नहीं, इसमें है लेकिन इसमें डी के बाद बी नहीं दे रखा, तो डी बी सी ए। अब सी ए को चेक करो, इट इज क्रिटिकल टू हैव ए वर्केबल ऑब्जेक्टिव, यहां पर ए ऑब्जेक्टिव है और या फिर ए गोल है बंदे का। तो ए गोल है, ए गोल है तो ए गोल कैसा हो गया, इंडेफिनाइट हो गया, इंडेफिनाइट हो गया। ए का यूजी किस लिए हुआ है, ए का यूजी किसके लिए हुआ है कि ये नाउन है, ये कैसी है, इंडेफिनाइट नाउन है। और यहां पर देखो इस एम, यानी एम का मतलब ही क्या होता है, गोल, इस गोल के पहले क्या लगा रखा है, सर्टन, सर्टन का मतलब क्या होता है, डेफिनाइट, सर्टन को बोलते हैं डेफिनाइट। तो यहाँ पर तो डेफिनाइट गोल है और यहाँ पर इंडेफिनाइट गोल है, यहाँ पर इंडेफिनाइट गोल है, तो सीधी सी बात है डेफिनाइट गोल पहले आएगा
इंडेफिनाइट गोल वाला वाक्य पहले आएगा और डेफिनाइट गोल वाला वाक्य बाद में चल जाएगा। तो DBCA यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखो क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कोई शब्द है जिसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसका बताना है सिनोनिम। ठीक है ना। तो इसने बेटा क्या दे रखा है, मॉनिटर दे रखा है, रिवियर दे रखा है, डाइवल्ज दे रखा है और मोक दे रखा है। इसका उल्टा बताने वाला शब्द फिर कौन सा होगा भाई, इसने अंडरलाइन नहीं कर रखा इसको। नेवर टीच योर चिल्ड्रन टू फ्लोट, इसका मतलब होता है, मॉनिटर का मतलब होता है चीजों पे गौर करना। चीजों मतलब कोई काम आपने शुरू कर दिया और बीच में बार बार उस चीज पर ध्यान दे रहे हो, गौर कर रहे हो, तो आप उस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। रिवियर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, आदर करना। रिवियर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। ठीक है ना। डाइवल्ज का मतलब होता है शो कर देना, चीजों को उजागर कर देना, एग्जिबिट कर देना, शो कर देना। ठीक है। अच्छा, मोक का मतलब होता है किसी चीज को हल्के में लेना, मजाक उड़ाना, मोकरी। ठीक है ना। तो बेटा इसका तो हो जाएगा फिर, ये किसका हो सकता है इसमें से, नेवर टीच योर चिल्ड्रन टू फ्लाउट। फ्लाउट का बनेगा भाई, फ्लाउट का। फ्लाउट का मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन करना, किसी चीज को उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना, यानी उसको हल्के में लेना, किसी चीज को हल्के में लेना, यानी उस चीज का मजाक उड़ाना। और मोक का मतलब भी क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो बेटा इसका सिनोनिम फिर यही वाला बन जाएगा। ठीक है ना। ये बन जाएगा। वैसे एक्चुअल में इसको अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए था लेकिन कर नहीं रखा। चलो क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, इसमें देखो एक पार्ट को इसने क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है ना। ये देखो ये वाला पार्ट इसने अंडरलाइन कर रखा है और अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, बदलना है इन चारों में से। तो इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं बेटा। डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। डिफरेंट शब्द है ना, इसके साथ बच्चा हमें कभी भी देन का यूज नहीं करना, इसके साथ हमें हमेशा फ्रॉम का यूज करना होता है। डिफरेंट फ्रॉम, जैसे यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी। ठीक है ना। या यू आर डिफरेंट फ्रॉम, कोई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट के बाद बेटा फ्रॉम वाला ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। डिफरेंट के साथ ये देखो फ्रॉम दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कोई शब्द को अंडरलाइन कर रखा है बेटा और हमें उसका एंटोनिम बताना है। ठीक है। तो एन ऑटो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन इन विच योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर बॉडी। अच्छा, इम्यून। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो कमजोरी होती है या स्ट्रेंथ होती है? स्ट्रेंथ होती है भाई। इम्यून का मतलब होता है स्ट्रोंग या स्ट्रेंथ हमारी। ठीक है ना। स्ट्रेंथ है जो हमारी, फोर्टिफाई, इसके द्वारा हम फोर्टिफाइड है, हमारी बॉडी है वो फोर्टिफाइड है, किसके द्वारा, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो इम्यून का मतलब होता है स्ट्रोंग। अब शब्द अपने पास, एक तो ससेप्टिबल, एक है फ्रेजाइल, एक है सिक और एक है सीडेंट्री। तो अब हमें पता है ससेप्टिबल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर, इसका मतलब होता है कमजोर। कमजोर के लिए किस किस शब्द का यूज कर सकते हैं, प्रोन। ठीक है। वल्नरेबल, वल्नरेबल। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को बेटा कमजोर बोलते हैं। तो ससेप्टिबल का मतलब कमजोर हो गया और इम्यून का मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया। सिक का मतलब बीमार होता है, फ्रेजाइल का मतलब कमजोर होता है। ठीक है ना। तो यही हमारा ए है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं भाई 86 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा कोई एक सेगमेंट है उसको क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है और हमें क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना। इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में। तो यहाँ पर इसने इस पार्ट को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है और हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, अगर ये अपने आप में सही है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हु का यूज किसके लिए हो रहा है। अगर जिसके लिए हु का यूज हो रहा है, अगर वो क्या है, अपने आप में प्लूरल है, तब तो उसमें SEIS नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर हु का यूज जिसके लिए हो रहा है, अगर वो है सिंगुलर, तब हमें बिलीव में SEIS लगाना पड़ेगा। तो देखो हु का यूज किसके लिए हो रहा है भाई, देयर आर मेनी पीपल। तो इस मेनी पीपल के लिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, हु के लिए। ये मेनी पीपल क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। किस बात पर बिलीव करते हैं, कि अर्थ है वो कैसी है, फ्लैट है, चपटी है ना। तो बेटा इस हु का यूज किसके लिए हो रहा है, मेनी पीपल के लिए। और मेनी पीपल एक है, ज्यादा ज्यादा है, तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, है ना।
तो इसमें तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा डेट, इसलिए डेट क्यों आ रहा है, क्योंकि डेट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये रहा सब्जेक्ट और ये रही आगे वर्ब, तो ये आगे ये फिर से क्या आ गया, एक क्लोज बन गया, ये आगे एक उपवाक्य बन गया, क्लोज बन गया। और बेटा जब नया क्लोज है तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई कंजंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बिलीव्ड लगाने की क्यों जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर ये बिलीव्ड क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि साथ में आगे दैट नहीं लगा रखा फिर इसलिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बिलीफ वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिलीफ शब्द ये तो नाउन है, बिलीफ शब्द ये तो नाउन है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो वर्ब चाहिए। यहाँ पर वर्ब क्यों चाहिए, क्योंकि हु है वो सब्जेक्ट है, हु है वो काम ही किसका करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर अपना 87 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको, ठीक है ना। तो मिस्टर अल्फ्रेड हैजंट थॉट ऑफ हिज फ्रेंड सिंस ही वेंट अब्रॉड। अल्फ्रेड है, उन्होंने सोचा नहीं है अपने दोस्त के बारे में, कब से, जब से वो गया है कहां पर, अब्रॉड, विदेश। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, साइट का मतलब होता है नजर, निगाह, और माइंड का मतलब होता है दिमाग। आउट ऑफ साइट निगाहों से दूर, आउट ऑफ माइंड दिमाग से बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज हमें कब तक याद रहती है, जब तक वो हमारी आंखों के सामने है, और जैसे ही वो हमारी आंखों के सामने दूर जाएगी तो वो चीज हमारे दिमाग में से निकल जाएगी, वो बंदा हमारे दिमाग से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो कौन सा बनेगा भाई इसमें, वंस यू लीव यूर कंट्री, कंट्री का तो कोई बेटा सवाल ही नहीं पैदा होता। ही लॉस्ट हिज मेमोरी, याददाश्त खो देना, ये भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है इफ यू डोंट सी समबडी, अगर आप किसी आदमी को नहीं देखते हो, यू फॉरगेट अबाउट देम, तो आप उन आदमियों के बारे में भूल जाते हो। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 88 में दे रखा है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बच्चा हमें जो सेंटेंस दे रखा है वो किस में दे रखा है, इनडायरेक्ट में, और हमें क्या बनाना है उसका डायरेक्ट फॉर्म ठीक है ना। तो वी आस्क्ड देम है, वी आस्क्ड देम है, इसकी जगह तो इसने बना दिया वी सेड टू देम, सभी में क्या बना दिया, वी सेड टू देम, ठीक है। अच्छा अब इस वाक्य को इसने दे रखा है इन्वर्टेड कोमाज में, किसमें दे रखा है, इन्वर्टेड कोमाज में, तो हु सभी में आ जाएगा, हु तो आ गया सभी में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हेड दे रखा है, तो हेड किसकी वजह से बना, अंदर क्या दे रखा हो, अगर अंदर हेज या हेव दे रखा हो, अंदर क्या दे रखा हो, या तो हेज और या हेव दे रखा हो, तो ये किस में चेंज हो जाता है, हेड में चेंज हो जाता है। कारण कि यहाँ बाहर टेंस कौन सा दे रखा है, बाहर टेंस पास्ट दे रखा है, ये देखो सेड है तो भी पास्ट है, और आज के है तो भी कौन सा टेंस है, पास्ट है। तो जब बाहर पास्ट टेंस है तो जो अंदर हेज दे रखा है वो अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। तो बेटा हेज वाले ऑप्शन दो है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों में से उत्तर आएगा। अच्छा अब हिम वाला ऑप्शन पकड़े कि यू वाला ऑप्शन पकड़े, ये देखना है। अब यहां पर इसने क्या दे रखा है, देम दे रखा है। अब बाहर देम बताओ, यहां पर देम है कि यहां पर देम है, यहां पर देम दे रखा है। और जो देम है ये सुनने वाला है कि बोलने वाला है, बोला किसने है, वी तो कौन है यहाँ पर, बोलने वाला, बोलने वाला, बोले तो स्पीकर, बोले तो स्पीकर। और ये देम है, ये कौन है, सुनने वाला, ये कौन है यहाँ पर, सुनने वाला, बोले तो लिसनर, ठीक है। तो ये जो हमारा जो देम आ रखा है, जो ये यहाँ पर देम आ रखा है, वो इस बोलने वाले सुनने वाले के अकॉर्डिंग आ रखा है, बोलने वाले के अकॉर्डिंग, सुनने वाले के अकॉर्डिंग आ रखा है। तो जब भी आप सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करो तो क्या लगा देना, यू लगा देना। और अगर आप बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करो तो अंदर आई या वी लगा देना, ठीक है ना। तो अब हम इस सुनने वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देम है और अंदर इधर भी देम दे रखा है, तो ये देम किसके अकॉर्डिंग आ रखा है, इसके अकॉर्डिंग आ रखा है, और ये बंदा कौन है, सुनने वाला। तो जब सुनने वाले के लिए चेंज करना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यू लगाना पड़ेगा। इसलिए बच्चा ये यू वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक करके देखो, अंदर यू दे रखा है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सुनने वाले के अकॉर्डिंग। तो इस यू है, ये प्रोनाउन की फॉर्म कौन सी है, तीसरी है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में दे रखा है। तो अब हमें इस यू को हटा करके और इस देम की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और देम की थर्ड फॉर्म होती क्या है, देम ही होती है। पहली फॉर्म दे होती है, दूसरी देर होती है, तीसरी देम होती है। इसलिए इस यू के अकॉर्डिंग ये देम है, ये क्या बन गया यहाँ पर, देम बन गया। समझ में आ गई बात। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सिन।
हमें सिनोनिम बताना है किसका, ऑब्सीन का, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, विजय वॉज सस्पेंडेड, विजय को सस्पेंड कर दिया गया ड्यूटी से बिकॉज ही गेव डर्टी एंड प्रीजुडिस रिमार्क्स, क्योंकि उसने टिप्पणियां की, रिमार्क्स बोले तो टिप्पणियां, कैसी टिप्पणी है, डर्टी भी है और प्रीजुडिस दे, डर्टी है तो गंदी हो गई और प्रीजुडिस दे तो पूर्वाग्रह से ग्रसित, ठीक है ना। पूर्वाग्रह किसको बोलते हैं, पहले से किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना, उसको प्रीजुडिस बोलते हैं, ठीक है ना। और किसके प्रति टिप्पणियां बनाई, फीमेल कलीग के प्रति, और कहां पर, ऑफिस में। तो बेटा ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, अश्लील, गंदा, और डर्टी का मतलब भी क्या होता है, अश्लील और गंदा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसमें, डर्टी हो जाएगा, ठीक है। क्लीग कौन होता है, कोवर्कर, जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके क्लीग्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सस्पेंड का मतलब टर्मिनेट कर देना, बाहर निकाल देना। प्रीजुडिस का मैं आपको बता चुका हूँ, बाइस्ड जिसको बोल सकते हैं अपने, जिसको अपन बोल सकते हैं बाइस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, एक सेंटेंस को कितने पार्ट में बांट रखा है, 4 में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, हमें एक पार्ट पकड़ना है जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर दे रखी हो। तो ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रा क्विकली एंड स्ट्रेटली, हमें पता है जब एंड दे रखा है तो एंड के पहले वाला और एंड के बाद वाला शब्द दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बच्चा यहाँ पर दे रखा है क्विकली, और क्विकली शब्द क्या चीज है, एडवर्ब है, और हमें पता है वर्ब के बाद में, देखो डज नॉट नो ये क्या चीज है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, एडवर्ब भी तो आना चाहिए, तो आगे भी एडवर्ब आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेट शब्द है ना, स्ट्रेट शब्द है बच्चा, यही तो एडजेक्टिव होता है और यही एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, इसमें एलवाई का यूज नहीं करना, ठीक है ना। जैसे सेफ है, जैसे सेफ है, जैसे फास्ट है, ठीक है, जैसे आउटराइट है, जैसे आउटराइट है। बच्चा हमें इन शब्दों में कभी भी एलवाई का यूज नहीं करना, ये शब्द अपने आप में क्या चीज है, एडजेक्टिव भी है, और यही शब्द अपने आप में एडवर्ब भी है। तो बच्चा स्ट्रेटली नहीं होगा, यहाँ पर स्ट्रेट का यूज करना पड़ेगा। तो कहां पर भाई कौन सा पार्ट गलत है, स्ट्रेटली वाला, ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं भाई। सिलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स, हमें ऐसा सेंटेंस पकड़ना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग का गलत नहीं हो। स्क्वेक, रियान स्क्वेक गलत हो गया। अबाउट लूजिंग हिज जॉब ओइंग टू ए लेग इंजरी, अच्छा इसने इंचार्ज के बारे में बात कर रहा है, स्पेलिंग की है ना। तो बच्चा ये स्क्विक की स्पेलिंग क्या होती है, SQUEAK, और आगे इसने लगा रखा है अबाउट, ठीक है ना। स्क्वीक अबाउट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को, जैसे मैं अपने बारे में किसी को कुछ बताना चाहता हूँ तो उसको मैं स्क्वीक करना बोलूंगा, स्पीक अबाउट, ठीक है ना। और बतख वगैरह बोलते हैं ना, उसकी आवाज को भी जैसे बतखे के ऐसे बोलती है, उसको भी स्क्वीक करना ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा स्क्वीक की स्पेलिंग देखो किसमें सही है, SQUEAK, SQUA आ गया, ए आ गया, EA आ गया, सही है। बस ये SQUEAK स्क्वीक आ गया, और सेकंड फॉर्म बनानी है तो इसने ED लगा दिया साथ में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 92 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, बच्चा अपने को एक ब्लैंक दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इन चारों में से कौन सा शब्द आता है। इन ऑल हर सोरो, उसके सारे दुख में, इस सारे दुख दर्द में, पीड़ा में, इसको या तो हर हाल में रो लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए इस लड़की को, मस्ट का मतलब हर हाल में, वीप मतलब रो लेना चाहिए, और या फिर अगर रोएगी नहीं तो उसके साथ क्या हो जाएगा। अब इस और का मतलब है यहाँ पर वरना, इस और का मतलब यहाँ पर है एल्स, और या अदरवाइज, हाँ इसका मतलब है यहाँ पर अदरवाइज, ठीक है। और इसका मतलब और का, एल्स का और अदरवाइज का मतलब होता है बेटा वरना। तो अगर वो ये काम नहीं करेगी, रोएगी नहीं, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मर जाएगी, या उसको दुख होगा, या वो चिल्लाएगी, या फिर वो हंसेगी, उसको दुख होगा, सफर होगा आने वाले टाइम में, होता है ना। एक एक अगर हमारे साथ कोई दुख दर्द है तो लोग बोलते हैं ना, तो एक बार तेरी भड़ास निकाल दे अंदर से रोके, वरना ये दुख तेरे अंदर दब के रह जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सफर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन किया हुआ शब्द और हमें उसका बताना है एंटोनिम। तो एक तो हो गया मेटावर्स,
एक हो गया सिनोनिम, एक हो गया सिम्फनी और एक हो गया मेटोनिमी। सबसे पहले सारे शब्द देख लो। मेटावर्स होता है वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड कंप्यूटर की दुनिया में ये होता है वर्चुअल। होता क्या है, जब आप कोई मूवी वगैरह देखते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी मैं उस मूवी का हिस्सा हूं, नहीं, आपको ये पता लग रहा होता है कि जैसे मैं दर्शक हूं और मेरे सामने मूवी चल रही है। लेकिन मेटावर्स में क्या होता है, आपको ऐसा है तो वो चीजें नकली जैसे पर्दे पर चल रही है वैसे, लेकिन आपको फील ये आएगी जैसे मैं इसी का एक हिस्सा हूं, मैं इसके बीच में हूं और ये सारे व्हीकल चल रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है वो मेरे आसपास घटित हो रही है। तो वो होता है बेटा मेटावर्स, वर्चुअल, आभासी दुनिया या रियल दुनिया, आभासी दुनिया, ठीक है ना। सिम्फनी का मतलब होता है एक बड़ी रचना, ए रिटन पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। अच्छा, और ये किसके लिए होता है बेटा, फॉर ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में गाई जाने वाली बड़ी रचना होती है उसको सिम्फनी बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम आपको पता है किसी भी शब्द का समान अर्थ बताने वाला दूसरा शब्द होता है, वो सिनोनिम होता है, ठीक है। मेटोनिमी, मेटोनिमी का मतलब है किसी शब्द को, किसी नाउन को दूसरे नाम से पुकारना, ठीक है ना। टू रेफर ए नाउन some other name, some else name, ठीक है। जैसे मुंबई का, इंडिया का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको नाम क्या दे दिया, बॉलीवुड, क्या नाम दे दिया उसको, बॉलीवुड नाम दे दिया। अमेरिका का जो फिल्म जगत है उसको क्या नाम दे दिया, हॉलीवुड, ठीक है। अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, द व्हाइट हाउस, लिखा तो है द व्हाइट हाउस, और हम एक्चुअल में बात किसके बारे में कर रहे हैं, द व्हाइट हाउस लिखा है तो एक्चुअल में हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो द प्रेसिडेंट है ना। तो इनको बोलते हैं मेटोनिमी करना, ठीक है ना। और इसी प्रकार एक शब्द होता है एपिथेट, ध्यान देना, आप जाके देखना एपिथेट क्या होता है, इससे मिलता जुलता शब्द है एपिथेट, चेक करना, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब इसमें से किस शब्द का पूछा इसने, द एंटोनिम ऑफ ए वर्ड इज समटाइम्स a prefix added to the actual word, the antonym of a word is sometimes a prefix added to the actual word, symphony, synonym, the antonym of a word। और हमें अच्छा 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 एंटोनिम बताना है भाई, हमें एंटोनिम बताना है, और बताना किसका है, एंटोनिम का, ठीक है ना। तो इसमें से एंटोनिम है ना, इसका एंटोनिम बताएंगे तो एंटोनिम का उल्टा क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। वैसे ये बेवकूफी वाला काम कर रखा है, अंडरलाइन नहीं कर रखा। चलो नेक्स्ट पेपर में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो एंटोनिम है ना, एंटोनिम है, इसका ही इसने क्या पूछ रखा है, एंटोनिम पूछ रखा है, तो बेटा अपने आप क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा, एंटोनिम का उल्टा सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, substitute the underlined words with the option that is closest in the meaning to it, give us some room for improvement, give us, हमें दो, some room, कुछ रूम दो, किस चीज के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। अब रूम का मतलब बेटा कमरा नहीं होता, रूम का मतलब जगह भी हो सकता है। जैसे कमरा है तो वो पहले से जगह है, और उस जगह में जगह होती है तो उसको रूम बोल सकते हैं। जैसे देयर इज नो रूम इन दिस रूम, मतलब इस कमरे में कोई जगह बाकी नहीं बची है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्समैन को बोलते हैं ना इसको रूम मत दो, तो इसका मतलब क्रीज है वो पहले से जगह है जिसके अंदर वो खड़ा है, और उस क्रीज में उसको जगह नहीं देनी है तो उसको बोलते हैं रूम मत दो, ठीक है ना। तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट यानी मुझे इम्प्रूवमेंट, मुझे मेरे काम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो इसके लिए मुझे थोड़ा रूम चाहिए। तो रूम का मतलब उसको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, और अवसर चाहिए, एक मौका और चाहिए, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार करने के लिए कोई इम्प्रूवमेंट मिलना, सॉरी इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलना, उसको बोलते हैं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं क्या दे रखा है। Select the most appropriate option to fill in the blank. The health personnel advised, जो स्वास्थ्य कर्मचारी, बेटा ध्यान रखो, एक तो होता है पर्सनल, एक तो होता है पर्सनल, एक होता है पर्सनेल, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा कर्मचारी होता है, इसका मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है ना। तो कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने एडवाइस किया, सलाह दी, क्या काम करने की भाई, पे लिप सर्विस करने की, कीप द पोर्ट बॉइलिंग की, रन शॉर्ट की, या स्टीयर क्लियर की, किस काम के लिए, ऑफ अनहेल्दी फूड, ठीक है ना। तो बेटा इसमें से ऑफ है ना वो सिर्फ इसके साथ ही आ सकता है, स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब अवॉइड करना।
स्टीयर आपको पता ही है, स्टीयरिंग होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, वो क्या काम करने के काम आता है, चलाने के लिए। मतलब अगर हमें गाड़ी कहीं से निकालनी है तो उसके लिए किसका यूज होगा, स्टीयरिंग का। क्लियर मतलब बच के, और ऑफ मतलब किसी चीज से। तो स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बच कर निकल जाना, उससे बच के रहना, रिफ्रेन करना उससे, ठीक है ना, उससे एब्सटेन करना, उससे एब्सटेन करना, उसको अवॉइड करना, उसको अवॉइड करना, ठीक है ना। तो बस ये बन जाएगा। हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने सलाह दी कि अनहेल्दी फूड, अच्छा भोजन या अनहेल्दी है तो बुरा, कि बुरे भोजन से आपको क्या करना है, स्टीयर क्लियर ऑफ, मतलब अवॉइड करना है, उसको रिफ्रेन करना है, उससे एब्सटेन करना है, बचना है अपने को, बस ये आंसर हो जाएगा। और सिर्फ ओव देखते ही पता लग गया कि ओव का यूज इन चारों में से सिर्फ स्टीयर क्लियर के साथ यूज होता है। पे लिप सर्विस, बातों से काम चलाना, किसी बंदे को हेल्प चाहिए लेकिन आप उसे सलाह दिए जा रहे हो, ये कर दो और वो कर दो, तो बेटा आप क्या कर रहे हो, पे लिप सर्विस कर रहे हो। कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप मतलब जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू करना, कोई प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना, ठीक है ना। रन शॉर्ट मतलब कम पड़ जाना, मतलब कोई सैनिक है और उनके लिए हम रसद भेज रहे हैं और हथियार भेज रहे हैं, वो कम पड़ जाए तो उसको बोलते हैं रन शॉर्ट कर जाना, कम पड़ जाना, शॉर्टेज हो जाना, किसी चीज की क्या हो जाना, शॉर्टेज हो जाना। स्केरसिटी, स्केरसिटी हो जाना, किसी चीज की स्केरसिटी हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दे रखा है भाई, अच्छा ये आ गया क्लोज टेस्ट, इसका मतलब सारे के सारे बचे हुए क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। तो इसने दे रखा है आर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम, आर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम, हमारा खूबसूरत जो इकोसिस्टम है इज बीइंग सिस्टमेटिकली, उसको सिस्टमेटिकली क्या किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के द्वारा। अच्छा इधर क्या है भाई, ब्यूटीफुल इकोसिस्टम है, ठीक है, और इधर दे रखा है पॉल्यूशन। तो बताओ इकोसिस्टम है उस पर पॉल्यूशन के द्वारा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ओरिएंट हो सकता है, ग्लोरीफाई हो सकता है, डिजाइन हो सकता है। डैमेज हो रहा है, सीधी सी बात है, डैमेज कर रहा है, जो पॉल्यूशन है ना, जो पॉल्यूशन है वो हमारे इस इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। समझ में आ गई बात, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डैमेज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं भाई। तो डैमेज किया जा रहा है किसके द्वारा, बाई पोल्यूशन, पोल्यूशन के द्वारा, और उस पोल्यूशन को चैनल किया जा रहा है कहां पर, नदियों में, इनटू रिवर्स, लाइक द गंगा एंड द यमुना। कौन सी नदियों में, जैसे कि गंगा और यमुना जैसी नदियों में। न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है कहां से, एटमिक प्लांट से, म्यूट इनटू, उसको म्यूट इनटू किया जा रहा है किसमें, विश्व के ओशियंस में। और गैसेज, अब कौन सी गैसेज, सचेज का मतलब है उदाहरण के रूप में, कैसी गैसेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके बारे में ये बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है, वो पॉइजनस है कि यूजफुल है कि न्यूक्लियर है, हाइजीनिक है। सभी को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, जहरीली गैस है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब सच एज लिखा होता है ना, सच एज लिखा होता है, तो ये उदाहरण दिया गया है, इस शब्द का उदाहरण है, उदाहरण मतलब गैसों का उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण के रूप में कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मैं। तो क्या बोला इसने, पॉइजनस जहरीली गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड विद द ओजोन स्फीयर, और वो किस में मिक्सअप करती जा रही है, ओजोन, ओजोनोस्फीयर में मिक्सअप करती जा रही है। इसके अलावा बिसाइड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ग्रीन पास्चर्स आर डिसअपीयरिंग, डिसअपीयर करते जा रही है, रेन फॉरेस्ट और जो ग्रीन पास्चर है वो क्या करते जा रही है, डिसअपीयर करते जा रहे हैं। द प्रेशर ऑफ प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन, प्रोलिफरेट का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेट करना, ठीक है ना। तो जो पास्चर है और जो रेन फॉरेस्ट है और जो पास्चर है वो डिसअपीयर करते जा रहे हैं, किसके कारण, प्रेशर में। तो प्रेशर है तो उसके साथ कौन से शब्द क्या यूज करेंगे, इन प्रेशर या ऑन प्रेशर या टू प्रेशर या अंडर प्रेशर, सभी को पता ही है अंडर प्रेशर होता है, अंडर प्रेशर, किसी के प्रभाव में, ठीक है। अगर मैं बोलूं ही वॉज अंडर ड्रग्स, ही वॉज अंडर द ड्रग, मतलब वो ड्रग्स के, इस ड्रग्स के प्रभाव में था, अंडर का मतलब यहाँ प्रभाव है ना। तो जो फॉरेस्ट है और जो पास्चर्स है वो क्या कर रहे हैं, डिसअपीयर कर रहे हैं, अंडर द प्रेशर, दबाव में, किसके दबाव में, प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर रही है, प्रोलिफरेट करने का मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि होना। डेम्स आर बीइंग, डेम्स को क्या किया जा रहा है भाई, ओवर द रिवर्स, नदियों पर, देखते हैं क्या किया जा रहा है।
डैम्स को क्या किया जा रहा है भाई, डैम्स आर बीइंग ओवर द रिवर्स, नदियों पर डैम्स को क्या किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। डैम तो बनाए जाते हैं बेटा, तो हमें बिल्ड से बना हुआ शब्द चाहिए, और बिल्ड से बना हुआ शब्द कौन सा है, बिल्ड। हमें थर्ड फॉर्म क्यों चाहिए, क्योंकि जब देखो बीइंग दे रखा है, बीइंग दे रखा है, तो इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, किसकी, बिल्ड की, तो बिल्ड हो जाएगा। तो जो डैम है उनको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कहां पर, नदियों के ऊपर, लाइक द नर्मदा, नर्मदा जैसी नदियों पर, टू चेंज नेचर्स वेल बैलेंस सरफेस इक्वेशंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना कौन होती है भाई, किसी जगह की जितनी वनस्पति होती है, प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लोरा, और किसी जगह के जितने जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो वहां की होती है फोना, है ना। तो फ्लोरा एंड फोना मतलब किसी जगह के सारे प्लांट्स और वहां के सारे एनिमल्स। एंड स्लोपिंग माउंटेन्स, और स्लोप करते जा रहे हैं, माउंटेनस टेरेन क्षेत्र, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे स्लोपिंग होते जा रहे हैं। इज बीइंग कन्वर्टेड, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू मिनी ओशियंस, मिनी ओशियंस में टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द, अच्छा किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने के लिए, टू द एवर स्टार्विंग इंडस्ट्रियल स्टमक, किसको, किसका पेट भरने के लिए, स्टमक, किसका स्टमक भरने के लिए भाई, एवर स्टार्विंग, हमेशा जिसका पेट खाली है, किसका, उद्योगों का, उद्योग जगत का, ठीक है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, रिनोज, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, एंड मेनी अदर फॉरेस्ट क्रिएचर्स, और भी बाकी सारे कई जंगली जानवर, हैव बिकम स्पेसीज, कैसी प्रजातियां बन चुकी है, हैव बिकम मतलब बन चुकी है, ये प्रजातियां कैसी बन चुकी है भाई, देखते हैं कैसी प्रजाति बन चुकी है ये, कैसी प्रजाति बन चुकी है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, संचय करना, मतलब संचय करना चीजों का, इकट्ठा करना, ठीक है। अच्छा स्पेसिफाई है तो विशेषीकृत कर देना, ग्रांट है तो अनुमति देना किसी काम को करने की, और एंडेंजर का मतलब खतरे में पड़ना, डेंजर का मतलब होता है खतरा, डेंजर का मतलब खतरा, और एंडेंजर है तो खतरे में पड़ना। तो ये प्रजातियां जानवरों की वो क्या होती जा रही है, खतरे में पड़ती जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन दे रखा है यहाँ पर, ये देखो शुरुआत में पोल्यूशन वगैरह दे रखा है, तो ये, और वन है, वन वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि वन वन वाले क्षेत्र है वो कम होते जा रहे हैं, फ्लोरा और फोना पूरा संकट में पड़ता जा रहा है, तो ये प्रजातियां ये भी क्या होती जा रही है, खतरे में पड़ती जा रही है। तो खतरे के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, एंडेंजर्ड। तो ये बेटा अपने सारे के सारे आज के क्वेश्चन हो गए। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक आप बड़ी अच्छे से मेहनत करते रहिए, और इस बार मीटर खींच देना है भाई, सिलेक्शन लेना है इस बार।